तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें रेजिस्टेंस जो लगाते हैं हम रेजिस्टर्स जो लगाते हैं वो पैरेलल और सीरीज़ में कैसे लगते हैं। और हमने पहले देखा था कि हमारा एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है और हमारा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अब और जो करंट का जो फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। ये हमारे पैरेलल रजिस्टर्स हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं सारे रजिस्टर्स, और ये हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। जब एंड टू एंड कनेक्शन हो तो हमारे सीरीज़ में लगे होते हैं, और जब ऐसे एक लाइन में अलग अलग लाइन, देखो एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, और ये तीनों अलग अलग है। पैरेलल जैसे मैथ्स में होता है लाइन, वैसे लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। ये हमारी की है जो कि फ़िलहाल क्लोज्ड है। जब ये क्लोज नहीं होगी तो फ्लो भी नहीं होगा चार्ज का। नेक्स्ट देखो, यहाँ मेनली इसमें सर्किट डायग्राम बनाना और रेजिस्टेंस निकालना, न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। अब हमारे यहाँ पर देखिए सीरीज़ में जब हमारे रजिस्टर्स जुड़े हों तो हमारे पास फॉर्मूला है R=R1 + R2 + R3। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे रजिस्टर्स सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट जो रजिस्टर है, जैसे SR/S, ये जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है ये मतलब ये सारे रजिस्टर्स ना लगा के एक ही रजिस्टर लगा दिया जाए, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो ये जब भी सीरीज़ की बात करेंगे ये मोर देन दीज रजिस्टर्स, इनके सम से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो ये 1/R होके ऐड होता है। देखिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला हमारा ये है, पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, तो ये 1/, होके हमारा काफ़ी कम आता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये कंक्लूड करता है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल हैं उनके रेसिप्रोकल के बराबर है, वो इनके सम के बराबर है। तो ऑब्वियसली जब सम के बराबर है तो ये ज़्यादा ही होगा। हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से रजिस्टर्स हम पैरेलल और सीरीज़ में जोड़ते हैं। ये हमारे रजिस्टर है जो कि हमने सीरीज़ में जोड़े हुए हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। यहाँ से एंड हुआ, दूसरा शुरू हो गया, यहाँ से एंड हुआ, तीसरा शुरू हो गया। तो ये एंड टू एंड कनेक्शन हमारा सीरीज़ में रजिस्टर्स का जुड़ना होता है। और ये हमारा एम्पियर है जिसमें हम करंट नापते हैं, हमारा मेजर होता है करंट एम्पियर एमीटर के थ्रू। एम्पियर में हाँ इसकी यूनिट है एम्पियर करंट की, लेकिन एमीटर के थ्रू ये मेज़र किया जाता है और इसको हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। देखो ये सारे एक ही लाइन से जुड़े हैं सब, तो सीरीज़ में लगाए गए हैं। लेकिन वोल्ट मीटर जिससे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हमारा लगता है हमेशा पैरेलल में। ये हमारी बैटरी है, ये की है, और चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। कि अगर नहीं बंद होगी तो फ्लो भी नहीं होगा। ये होगा हमारा सीरीज़ कनेक्शन, ये सीरीज़ हो गया। अब हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में हमारे रजिस्टर जो है वो पैरेलल जैसे मैथ्स में होते हैं वैसे पैरेलल लाइंस भी जुड़े हैं। देखो वन एंड यहाँ, दूसरा एंड यहाँ, तीसरा एंड यहाँ। यहाँ से एक अलग से आपकी एक लाइन आ रही है, यहाँ से अलग आ रही है, यहाँ से अलग आ रही है। वोल्ट मीटर तो सेम वैसे ही लगाना है जैसे वहाँ लगाया था, एमीटर भी वैसे ही लगाना है। लेकिन सीरीज़ और पैरेलल में ये डिफरेंस है कि पैरेलल में इस तरह से लगता है, सीरीज़ में ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन होता है जैसे ऊपर दिखाया गया है। अच्छा, इसमें डिफरेंस इस तरह से क्यों लगाया गया? पहली बात तो ये रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर मैंने पहले बताया था, रजिस्टर होता है हमारा किसी भी कंडक्टर की या इंसुलेटर की ऐसी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। तो अगर हमने सीरीज़ में लगा दिए हैं और मान लो एक कोई इसमें गड़बड़ हो जाती है कहीं पर भी, तो आपका फ़्लो एकदम से रुक जाएगा चार्ज का। लेकिन यहाँ बेनिफिट बता रही हूँ मैं इसका, पैरेलल वाले का अगर एक ख़राब हो गया तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, दूसरा ख़राब हो गया तो चलो यहाँ से निकल गया। लेकिन सीरीज़ के केस में ऐसा नहीं है। सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हमारा बनता है, आफ्टर ऑल दिस थ्योरीज फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस जो होता है R1 + R2 + R3 होता है, जो कि तीनों के सम के इक्वल। अगर मैं एक लगाना चाहूँ 3 हटाकर, तो उनके तीनों के सम के इक्वल मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टर उसमें लगेगा। लेकिन पैरेलल में फॉर्मूला हमारा अलग आता है। पैरेलल में हमारा कहता है कि उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर आएगा। तो पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है और सीरीज़ में ज़्यादा होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल आएंगे बनाने के लिए, और न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम भी अपने आप से बनाना पड़ेगा। मोस्टली कभी कभी बना भी आता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है
एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। दो चीज़ें हैं, उनका रेजिस्टेंस बता दिया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक लैंप है। ये हमारा बल्ब है और ये हमारा लैंप है। लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसका बल्ब का 4 ओम है। और ये किससे जुड़े हैं? एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। कैलकुलेट करना है ए वाला, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। और दूसरे में बी में करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इसके थ्रू इसमें से वी निकालना है, फिर इसमें से भी वी निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी निकालना है, करंट मतलब आई निकालना है। तो हमें पता है ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज़ में। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं R1 + R2 करूँगी। लैम्प का हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम और बल्ब का दे रखा है 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 24 ओम। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है हमें, ये रहा 6 वोल्ट। हमें निकालना आई। हमारे पास ओम्स लॉ है V = IR, तो हमारे पास आई भी है यहाँ। आई हमें निकालना है, V और R गिवन है, तो हम आई को इधर छोड़ देंगे और R को अपॉन में ले जाएंगे और यहाँ कैलकुलेट करके निकाल देंगे। तो इतना हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट से 0.25। अब ये कह रहे हैं कि लैंप में और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा होगा। ओम्स लॉ फिर से अप्लाई कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर ओम्स लॉ कहता है, वैसे तो होता है V = IR, लेकिन अपने जहाँ हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये हमारा किसके लिए निकाल रहे हैं? हम लैंप के लिए। इसको V1 ले लेते हैं। आई कितना है? आई जो है दोनों में सेम है 0.25, लेकिन हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन के बाद 5 वोल्ट आया। अब हम बल्ब में निकालेंगे, तो बल्ब का तो रेजिस्टेंस 4 ओम है और उसका जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.25 मल्टीप्लाई करके आंसर। नेक्स्ट इन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल कर दिखाया है कि पूरा का पूरा इसमें जो एक ही रेजिस्टेंस अगर मैं लगाऊं, दो ना लगा के, दो अलग अलग का यूज़ ना करके अगर एक ही रेजिस्टेंस का यूज़ करूं, तो मैं उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है बैटरी का कितना दे रखा है इन्होंने, वोल्ट 6 वोल्ट दे रखा है। V हो गया हमारा, और करंट हमने कैलकुलेट किया था, और R = V/I। एक ही फॉर्मूले से हम बार बार घुमा फिरा के चीज़ें निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम कहे, स्कीमेटिक डायग्राम कहे, 3-4 नाम एक ही चीज़ के लेकर बोलते हैं। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अब यहाँ पर जो बैटरी लगेगी वो सेल वाली हैं, और सेल का साइन आपको पता है, 2 वोल्ट की एक लगेगी। तो यहाँ पर मुझे कितनी बैटरी लगानी है? 3। तो मुझे ये जो साइन है मैंने आपको बताया था, इनको लर्न कर लेना सर्किट बनाने के लिए। ये सारे साइन आपको ध्यान से देखने थे। तो उसके हिसाब से ये रहा सेल वाला साइन मेरा, ये है सेल वाला। तो ऐसे मुझे 3 लगाने हैं, तब मेरी 3 सेल होंगे पूरे। 1, फिर एक बड़ा वाला, फिर छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, ऐसे जाकर मेरे 3 सेल्स पूरे हो जाएंगे। तो फिर आगे मुझे करना है, रजिस्टर्स लगाने हैं। एक 5 ओम का लगाना है, 8 ओम का लगाना है, 12 ओम का लगाना है, और उसके बाद एक प्लग की लगानी है और कनेक्ट करना है सीरीज़ में। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला है, जो कि हमारा इस तरह से होगा। देखो हमने तीनों को सीरीज़ में लगा दिया। इनके एंड यहाँ से, इसका एंड इससे जोड़ दिया, इसका एंड इससे जोड़ दिया, और इसका एंड इससे जोड़ दिया। तो ये हमारे रजिस्टर्स हो गए 5, 8 और 12 ओम के। ये देखो हमारी 6 सेल थे, 2-2 वोल्ट के। तो मुझे कितने लगाने पड़े? एक सेल, दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल। बड़ा वाली लाइन हमारी पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन हमारी इसमें नेगेटिव होती है। एक की लगा दी, की लगाने के लिए बोला था, सारी चीज़ें सीरीज में जोड़ दी है, और करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन्होंने कहा है सेम डायग्राम में कुछ नहीं करना है। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए 12 ओम वाले में आपको एक वोल्ट मीटर फिट करना है, और एक एमीटर लगाना है आपको करंट नापने के लिए। तो एमीटर हमेशा ध्यान रखना, एमीटर हमेशा किस में लगता है? हमारा सीरीज़ में। तो कहीं भी लगा दो, लग गया एमीटर, ठीक, सीरीज़ में लग गया। और हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में लगता है? हमारा वोल्ट मीटर हमारा लगता है पैरेलल में। और वो लगाना कहाँ है? हमें 12 जो हमारी इसमें भी प्लस माइनस का ध्यान रखना। अभी ये प्लस है, प्लस से जा रहा है तो प्लस में ही जाएगा, माइनस में
यहाँ से प्लस से निकल रहा है हमारा, तो किसकी तरफ जाएगा हमारा, प्लस की तरफ। देखो प्लस से निकल रहा है, इधर प्लस की तरफ गया, इधर माइनस, माइनस की तरफ से फिर जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा दो, ऊपर की तरफ फिट कर दो या नीचे की तरफ पैरेलल में लगेगा ना, तो पैरेलल में यहाँ पर लगा दो आप। ये भी इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना, जितने भी अंदर जाएंगे वो प्लस में, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। अब यहाँ भी आप देख लीजिए पेज नंबर 213, यहाँ भी हमारे 3 रजिस्टर्स जो हैं पैरेलल में लगाए हैं और ये वोल्ट मीटर लगाया है। ये देखिए यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होकर जाएगा, जहाँ भी अंदर जाएगा वो पॉजिटिव के अंदर से जाएगा और निकलेगा नेगेटिव के अंदर से। तो देखिए पॉजिटिव में अंदर घुसा और इधर से नेगेटिव की तरफ से निकला और इधर से पॉजिटिव के अंदर गया। यहाँ भी पॉजिटिव की तरफ उसका फ्लो रहेगा और नेगेटिव से बाहर निकलेगा। तो आप एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी ये सब लगाते हुए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला ये पैरेलल के लिए हो गया, जब पैरेलल में हमारे रेजिस्टर्स हमारे ऐड हो रखे हों, जुड़े हुए हों। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10, 12.10 कहाँ पर है, ये जो सर्किट डायग्राम इस पेज पर है। सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3, ये तीनों दे दिए हमें, R1, R2, R3, इनकी वैल्यू दे दी है 5, 10, 30, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ये बैटरी की पावर दे दी 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से करंट कितना निकलेगा, और दूसरा निकलना है टोटल करंट इन द सर्किट। पहले तो हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है और टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले तो हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो एक रजिस्टर लेना है आपको। R1 के लिए निकालेंगे पहले करंट, I1 इक्वल टू वही ओम्स लॉ लगाकर, हम फॉर्मूला लगाकर ही कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा R1 से करंट फ्लो हो रहा है, V इक्वल्स टू IR होता है ना हमारा ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। हमें क्या निकालना है, I। तो R को हम कहाँ ले जाएंगे, V के अपॉन में, इसलिए पहले वाले का निकाल रहे हैं R1 का, इसलिए इसको 1 कर दिया। फिर R2 का निकालेंगे तो उसको R2 के लिए हमने इसको I2 कर दिया। फिर R3 के लिए हमने इसको R3 के लिए I3 कर दिया। इस तरह से हमने तीनों के तीनों रजिस्टर से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है वो काउंट निकाल लिया हमने। टोटल करंट कितना हो गया सर्किट में, सारे करंट हमने ऐड कर देने हैं, वो हमारा टोटल करंट हो गया सर्किट में। अब ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए थे, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के लिए ये लगता है हमारा 1 करके लगता है, ठीक है। और ये कैलकुलेट करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक फिगर बनी हुई है आपके पास, 2 रजिस्टर ऊपर से, 3 रजिस्टर नीचे रहे हमारे, और सबकी बता दिए कितना कितने ओम है। ये 10 ओम है, ये 40 ओम है, ये 30 ओम है, ये 20 ओम है, ये 60 ओम है। एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ये V दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। और कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये 2 पैरेलल में, पहले इनको पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ये तीनों को पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर ये सीरीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक साथ हो जाएंगे इकट्ठे, ठीक। तो ये सीरीज़ में आ जाएंगे। ऐसे ही इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे करके हमारे। अब यहाँ से इन दोनों को पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा R डैश करके, यहाँ पर हमने निकाल के दिखा दिया 1/10, 1/40, तो ये हमारा निकल गया R डैश, मतलब सिर्फ इतना पैरेलल से। अब R डबल डैश करके हमने ये वाला तीनों का निकाल दिया पैरेलल वाले फॉर्मूले से। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड, इन दोनों को उठाकर ऐड कर दिया, हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का। अब हमें क्या निकालना है, टू कैलकुलेट द करंट V यूज ओम्स लॉ। अब हमारे पास R है और हमारे पास V है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है, तो करंट ही तो I तो निकालना है, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको रीड कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डिसएडवांटेजेस आपको बताए गए हैं सीरीज़ कनेक्शन के और पैरेलल में क्या फ़ायदे हैं। और हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो सीरीज़ में लगाएंगे हम अपने रजिस्टर्स। अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सीरीज़ में लगाओ, और अगर कम चाहिए तो आप पैरेलल में लगाओ। और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं कुछ पैरेलल में और सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाने के फ़ायदे क्या हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन आंसर्स है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में ये जुड़े होंगे तो इसमें से हमारा रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? पैरेलल में कम, सबसे कम वाला लिया जाता है। पैरेलल में जब रेजिस्टर्स जुड़े होते हैं तो आप कम वाले को ही कंसीडर करो, क्योंकि उसमें आउटपुट कम आता है। यहाँ पर भी इन तीनों में जो सबसे कम है 1 ओम, दोनों में यही कम है। तो जब आपके पैरेलल में जुड़े होते हैं रेजिस्टर्स तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कम, सबसे जो कम है उसको ले लो, वो आने वाला है। इलेक्ट्रिक बल्ब है एक 100 ओम का, और एक टोस्टर, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस, टोस्टर का रेजिस्टेंस और एक फ़िल्टर का रेजिस्टेंस, वाटर फिल्टर का, इतने हैं, और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम रहेगा, इस तरह से रहेगा कि तीनों बल्ब है और टोस्टर है और वाटर, ये सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट इतने वोल्ट की बैटरी भी लगी है उसमें, तो यहाँ पर बैटरी है, हमारी बैटरी की पावर पता चल गया 220 वोल्ट। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालना है हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन का जो सेम सोर्स से कनेक्टेड है, दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस। अब यहाँ पर तीनों का ऐड करके आप उसका रेजिस्टेंस निकाल देना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इतना ही रेजिस्टेंस लेती है, इतना ही करंट लेती है जितना ये तीनों मिलकर लेंगे। और इसमें से करंट कितना, मतलब आपको आर और आई निकाल कर दिखाना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। अब पैरेलल में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अगर कोई भी एक सर्किट ख़राब होता है, मान लो ये वाला ख़राब हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ये ख़राब हो गया तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। फिर आप पढ़ लेना, मैंने आपको बताया पेज नंबर 213 पर पढ़ लेना, नीचे जो पैराग्राफ है उसमें सारे मिल जाएंगे आपको। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस दिस कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। अब ये 3 रजिस्टर्स हैं, इनको किस तरह से हम कनेक्ट करें कि हमें एक केस में मिल जाए 4 ओम और दूसरे केस में मिल जाए 1 ओम। तो आप देख लेना कि इसमें सीरीज़ में अगर हम सारे लगाएंगे तो सीरीज़ में तो हो जाता है 2 + 3 5 + ये तो 11 ओम हो रहा है, 11 तो किसी में भी नहीं है। तो आप इसको पैरेलल में ट्राई कर लो, 1/2 पैरेलल में तो 1 करके ऐड होंगे ना, 1/2 1/3 1/6। तो यहाँ पर एलसीएम लेकर देखो इनमें से कौन सा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है सारे सीरीज़ या सारे पैरेलल में हो जाए, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 2 सीरीज़ एक पैरेलल में ले लो या 2 पैरेलल एक सीरीज़ में ले लो। आपको किस तरह ये आंसर निकाल के लाने हैं कि किस तरह ये कॉम्बिनेशन में इन तीनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए कि हमारे पास ये आंसर्स आ जाए। What is the highest and lowest total resistance that can be secured by combination of 4 cells? अब ये 4 cells हैं, इसमें हाईएस्ट आपको कितना मिल सकता है और लोवेस्ट कितना मिल सकता है। तो हाईएस्ट आपको सीरीज़ के केस में मिल सकता है और लोवेस्ट आपको पैरेलल के केस में मिल सकता है। आप इसको कैलकुलेट करके दिखा देंगे। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, अब यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली resistive, that is configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो हीट है, हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो थोड़ी बहुत हीट की फॉर्म में वेस्ट होती रहती है, और यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इसको थ्योरी को आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा। इसका फॉर्मूला भी दिया है हमारा, P = VI दिया हुआ है। हमें पता है कि हमारा I = Q/T होता है, ये चार्ज अपॉन टाइम। और इसको हमने फिर यहाँ पर V = यहाँ ऑन द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T, P × T करके हमने इसको ऐसे इधर पहुँचा दिया। P × T = दैट इज़ VIT। तो P = VQ/T हमें पता है। P = VI था तो I की जगह हमने Q/T लिख दिया। चार्ज इन T टाइम, कितने टाइम में हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स ऑफ टाइम
कितनी एनर्जी हमारी सप्लाई हो रही है एक टाइम टी में, P इंटू टी दैट इज VIT. What happens to this energy expended by the source? This energy gets this. अब वही सारा समझा रखे हैं कि हीट की फॉर्म में वो एनर्जी हमारी निकल रही है, तो उसको हम thus for the steady current I the amount of heat produced in T सेकेंड. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया है कि हीट जो है करंट I के लिए जो हीट हमारी T सेकेंड में जो फ्लो हो रही है वो H इक्वल्स टू VIT हो गया. नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर इसी को ही, ये जो हमारा फॉर्मूला इन्होंने यहाँ क्रिएट किया है उसी को ही ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं. और इसकी ये सारी की सारी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के है, स्क्वायर ऑफ करंट के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है. यहाँ आप न्यूमेरिकल पर बहुत ध्यान देंगे. इन न्यूमेरिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में. एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ, अब आयरन है वो एनर्जी किस रेट पर कंज्यूम कर रहा है, 840 वॉट. व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इतने वॉट. जब अब ये कह रहे हैं कि इतने रेट पर व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, तो वो इतने वॉट वेस्ट जो भी है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. हीटिंग इज एट द मिनिमम, मिनिमम पर इतनी और मैक्सिमम पर इतनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है. द वोल्टेज इज दिस, वोल्टेज इतनी दे दी है. करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस आपको I और R निकालना है. तो आपको पता है कि P इक्वल टू VI, ये हमारा फॉर्मूला था इसका हीटिंग इफेक्ट वाला, P इक्वल टू VI. अब यहाँ मुझे P मतलब पावर हमारी, ठीक है. वी नो दैट द पावर इनपुट इज P इक्वल टू VI. यहाँ पर आपने I को उधर छोड़ दिया, उधर पहुँचा दिया क्योंकि हमें करंट निकालने के लिए बोला है. व्हेन द हीटिंग इज मैक्सिमम, हीटिंग जब मैक्सिमम है मतलब आपका P में वॉट में जो भी W में होता है समझो P आया आपका. तो ये हमने वैल्यू निकाली और यहाँ पर हमारा जो करंट निकला उसका जो ये यूनिट सबकी ध्यान रखनी है, इसके मार्क्स होते हैं. तो करंट की यूनिट एम्पियर में निकल आया. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, अब इलेक्ट्रिक आयरन का टोटल रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए बोला है. तो हमें वही पता है V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ, और उसी को घुमा फिरा के बार बार लगा रहे हैं. और अब मिनिमम है जब हीटिंग, तब करंट देख रहे हैं कितना फ्लो हो रहा है, तब भी आपका P ऊपर P अपॉन आपका नीचे आ गया V. तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, सेम चीज़ अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट देखो इतने जूल का मतलब आपका यहाँ पर हीट निकल रही है, वर्क हो रहा है दैट मीन्स आपका जूल आएगा. वर्क का यूनिट ही आपका जूल है. इतने हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड ऑफ सेकेंड है ना, इतने रेजिस्टेंस. अब इतना रेजिस्टेंस है 4 ओम का और उसमें इतनी एनर्जी हमारी, इतनी जो वर्क है हो रहा है हीट प्रोड्यूस होने में. व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है. H दिया है हमें, R दिया है और टाइम दे दिया हमें, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड हमने ले लिया है, ईच सेकेंड दिया है, ठीक है 1 सेकेंड. और V हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला था ना हीटिंग, ये इसी को जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था इसी को ले लेते हैं. हमें क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमें निकालना है I. तो I पे स्क्वायर थी तो स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा दी. अभी कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ गया. इसी तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस. अब बाकी थियोरेटिकल पोर्शन है, इसका एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की. यही है कि हीटर वगैरह में और जो चीज़ें हमें गर्म करनी है नहीं करनी है उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं. अब इसी के न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करना है.